और इस 3.25 घंटे के अंदर कोई रिवीजन नहीं करूंगा, है ना, कोई चीज़ याद नहीं करूंगा, सवाल करूंगा। किसी बच्चे ने कहा कि सर मेरे ना इंटीजर में फिजिक्स में नंबर आते हैं और केमिस्ट्री में मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है, तो वो बच्चे क्या करेगा कि तो जिस किसी बच्चे की एक्यूरेसी 80% से कम है, वो भले मेरा रैंक खराब हो जाए, नंबर खराब हो जाए, मेरे को घर वाले गालियां दे दे, लेकिन मुझे कोई गलती नहीं करनी है। मेरे सॉल्यूशन देखने पर जो बात क्लिक करती है वो दिमाग में उतने बेटर तरीके से फिट नहीं बैठती जितने खुद। जो बच्चा बड़ा सिर्फ सुपरफिशियल ऐसी बातें सुनना चाह रहा है, बड़ा वो चाहे तो बच्चा वीडियो बंद कर सकता है। लेकिन जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ और कई लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि ना सर बार बार हमें वाली बात क्यों बोलते हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को। ये टेस्ट मैंने एक्चुअल एग्जाम में वाली गलती की थी और अब मेरे से ये बन गई है। हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कॉम्पिटिशन। आप में से काफ़ी सारे बच्चे अब जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मोस्टली जे या नीट वाले जो बच्चे हैं, अब वो एग्जाम देना भी स्टार्ट कर चुके होंगे, मॉक टेस्ट लगातार रेगुलरली दे ही रहे होंगे। आप में से कुछ बच्चे तो आप मेरे ख्याल से फुल सिलेबस टेस्ट या तो देना स्टार्ट कर चुके होंगे, या फिर मेरे ख्याल से अगले 15-20 दिन के अंदर फुल सिलेबस टेस्ट देना भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ और कई लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि ना सर बार बार हमें वाली बात क्यों बोलते हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को कि टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टेस्ट से पहले उस टेस्ट का रिवीजन करना, प्रॉपर सिलेबस का रिवीजन करना, टेस्ट देना और उसको अच्छे से एनालाइज करना, सारा सारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। लगातार सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दिए जाने से परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। जो बच्चा सिर्फ टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है, उसको लगेगा कि इससे मेरे पहले भी 150 नंबर आ रहे थे, अभी भी सेम सिलेबस में 150 नंबर आ रहे हैं, मेरे नंबर तो इंप्रूव ही नहीं हो रहे। तो इंप्रूव होने के लिए टेस्ट में आपको मानना पड़ेगा कि उसमें 3 कंपोनेंट है, रिवीजन करना, ऑफ कोर्स बड़ा टेस्ट देना, और तीसरा उसको एनालाइज करना। और जब आप एनालाइज करते हो तो उसके हिसाब से कुछ रेमेडियल स्टेप्स भी लेना। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डिस्कस कर रहा हूं, और वो ये है कि हमें प्रॉपर एनालिसिस पेपर का कैसे करना चाहिए और उस पर कैसे रेमेडियल स्टेप्स, इंप्रूवमेंट स्टेप्स किस तरह से लेने चाहिए कि आपके लगातार नंबर बढ़ते जाए। मैं बिल्कुल टाइमली वाला बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली बच्चे अब से लेकर ऑफ कोर्स आगे वाले 4-5 महीने में टेस्ट ही टेस्ट देंगे, तो मैं पहले से ही सारी सारी चीजें आराम से डिस्कस कर लेता हूं। मैं फिर से इस बात को बोल दूं, ये वाला वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए जो थोड़े से सीरियस हैं, सिंसियर हैं, और जो एक्चुअली में अपने एग्जाम के अंदर अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि जो ऑफ कोर्स मैं बातें डिस्कस करने वाला हूं, उन बातों के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अच्छा करने की जील होनी चाहिए। बिकॉज जो कुछ मैं बता रहा हूं, दीज आर वेरी टफ थिंग्स टू एग्जीक्यूट, और टफ थिंग बेटा कौन कर पाएगा, जिसको एक्चुअली लाइफ में कुछ करना होगा। ठीक है, तो जो बच्चा बड़ा सिर्फ सुपरफिशियल ऐसी बातें सुनना चाह रहा है, बड़ा वो चाहे तो बच्चा वीडियो बंद कर सकता है। मैं ऐसी कोई चमत्कारी बातें नहीं बोलने वाला हूं, मैं बिल्कुल सब्सटेंशियल बातें जो मैं ऑफकोर्स पिछले 15 सालों से जो मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीखा हूं, मैं वही बातें डिस्कस करने वाला हूं जिनसे एक्चुअल के अंदर नंबर बढ़ते हैं और बच्चा इंप्रूवमेंट लेकर आता है। सबसे पहली बात बेटा, जैसे मैंने कहा कि एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है यार। कई बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देके तीसरी कर लेते हैं कि बस मेरा तो काम हो गया। नहीं, जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपके वीक स्पॉट्स कौन से हैं, और आप उन पर काम नहीं कर पाओगे। और जब तक काम नहीं कर पाओगे तब तक टेस्ट देने का मतलब ही नहीं है। मतलब ही तब है जब आपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए, आप अपने टाइम मैनेजमेंट में जो कोई कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और उस पर आप कुछ ना कुछ रेमेडियल स्टेप्स ले पाए। और अभी अच्छा खासा एनफ टाइम है उस पर काम करने के लिए, तो दिस इज द राइट टाइम टू गिव द टेस्ट एंड टू एनालाइज देम। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा लगभग लगभग पर टेस्ट जो ना, आप रफली ऐसा मान के चल सकते हो कि 2 से 3 घंटे के आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए ही टाइम देना चाहिए। दूसरी बात बेटा, जब भी एनालिसिस करें इमीडिएटली एनालिसिस करें। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट दिया लेट से संडे को और आप फिर वेडनेसडे को सोच रहे हैं कि यार चलो एक काम करते हैं उस टेस्ट को एनालाइज करते हैं। नहीं, अगर आपने लेट से कि संडे की मॉर्निंग को 9 से 12 अगर टेस्ट दे लिया, तो एक आधे घंटे बेटा बीच में आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप उसको एनालाइज उसी दिन कर लें। आप में से कुछ बच्चे लेट से कि कोई बच्चा कहे कि इसमें तो ना ऑनलाइन टेस्ट दे रहा था और रात को मैंने लेट से कि है ना मैंने सर 8 से लेकर 11 बजे तक दिया, फिर मेरे को नींद आ गई। कोई बात नहीं, फिर आप अगले दिन उठते ही अपना जो नित्य क्रम करते हैं उसके बाद अगेन आप उस टेस्ट को एनालाइज करें। किसी भी तरीके से कोशिश करें कि आप बेटा जो एनालिसिस है वो इमीडिएट करें, या तो उसी दिन कर लें या फिर नेक्स्ट डे कर लें। रफली बेटा मैं ऐसे कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपन को एनालाइज करना ही है, अगर आपको सही बेनिफिट चाहिए तो। तीसरी बात बेटा, आप स्कोर की कैलकुलेशन करें। बेटा स्कोर की ऑफ कोर्स जैसे आप टेस्ट दोगे अपनी कंपटीशन की ऐप पे अगर आप टेस्ट दोगे तो सारा सारा स्कोर का एनालिसिस आ जाएगा, और बाकी आपने हर सवाल पे कितना टाइम स्पेंड किया है, आपका स्टेमिना कैसा है, आपने इजी वाले क्वेश्चन कितने सही किए, टफ वाले कितने सही किए, रॉन्ग वाले सॉरी मॉडरेट वाले कितने सही किए, वो सारा एनालिसिस आपके पास आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप उस स्कोर कैलकुलेशन में पहले ये देखें कि सब्जेक्ट वाइज आपके नंबर कितने कितने हैं और सेक्शन वाइज कितने कितने हैं। मेरी बात को ढंग से सुनना।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर आपके कितने कितने नंबर आए, आप उसको आराम से अच्छे से एक बार नोट कीजिएगा और देखिएगा कि है ना किस सब्जेक्ट में नंबर कम है और ज्यादा है, और कम और ज्यादा है तो उसके पीछे कारण क्या है। लेट से किसी बच्चे के नंबर आए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, लेट से नंबर आए 80, 60 एंड 40 फॉर एग्जांपल। तो बच्चा कहता है कि सर मैथ्स में तो मेरे 40 ही आने थे, क्योंकि मेरी मैथ्स कमजोर भी है और एनटीए मैथ्स टफ पूछता है, और आप कंपटीशन वाले भी मैथ्स को रिलेटेड बिट थोड़ा सा टफर साइड में पूछते हो, जस्ट बिकॉज कि आपको भी एनटी को मैच करना होता है। तो सर 40 मैथ्स में आ रहे हैं, लेकिन ये 80 और 60 है ना, ये मेरे चेंज हो सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूं तो 80 इसमें, 60 केमिस्ट्री में आते हैं, और अगर मैं केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करता हूं और फिजिक्स बाद में स्टार्ट करता हूं, सेकंड नंबर पे करता हूं, तो अगेन नंबर भी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ना जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। पीसीएम हो गया, सीपीएम हो गया, या इवन एमपीसी हो गया। आप अब से लेकर आखिर में जब तक जेईई मेन का अगर एग्जाम देने जाओगे, उससे पहले एटलीस्ट जो ऑर्डर है पेपर करने का, जो ऑर्डर है उसमें थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और एक्सपेरिमेंट करो तो उसके साथ साथ में लिखो कि यार मेरा ऑर्डर ये था अटेम्प्ट करने का, और उसके हिसाब से मेरे सब्जेक्ट में नंबर ये है। उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लग पाएगा कि सबसे बेस्ट ऑर्डर आपके लिए क्या है। ओवरऑल मार्क्स सबसे बेस्ट किसके अंदर आ रहे हैं, उस ऑर्डर को फिर आप लगातार फॉलो करते जाएं। तो पहले 4-5 टेस्ट के अंदर आप बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट के ऑर्डर को, सॉरी अलग अलग सब्जेक्ट के ऑर्डर्स में आप ट्राई कर सकते हैं, और जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑर्डर हो उसको आप फॉलो करें। और अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल मार्क्स चेक करने हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज नंबर चेक करने हैं, और इतना सा काम आपको करना है। दूसरा, सेक्शन वाइज भी नंबर जरूर लिखें कि आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कितने नंबर आए, और जो इंटीजर क्वेश्चंस हैं उनमें कितने नंबर आए। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे इंटीजर क्वेश्चंस में नंबर कम आ रहे हैं, तो अगेन इट विल हेल्प यू टू डिसाइड द ऑर्डर। फिर बच्चा क्या करेगा कि वो इंटीजर में सबसे लास्ट आएगा, पहले फिजिक्स के एससी क्यू निपटाएगा, फिर केमिस्ट्री के एससी क्यू निपटाएगा, फिर मैथमेटिक्स के एससी क्यू निपटाएगा, और उसके बाद में फिजिक्स के इंटीजर पे आएगा, अगर उसके इंटीजर में नंबर कम आ रहे हैं तो। लेकिन अगर उसने देखा, उसने एनालाइज किया कि नहीं मेरे तो फिजिक्स के इंटीजर के अंदर भी नंबर लगभग लगभग उसी रेंज में आ रहे हैं, परसेंटेज वाइज अगर देखें जिस ऑर्डर में मेरे एससीक्यू में आते हैं, तो कहेगा नहीं सर मैं पहले पूरा फिजिक्स निपटाऊंगा, एससीक्यू और इंटीजर साथ साथ ही निपटाऊंगा। सर केमिस्ट्री के अंदर मेरे अगेन है ना एससीक्यू के अंदर और इंटीजर में मेरे नंबर जो ना वो लगभग लगभग बराबर से ही परसेंटेज में आते हैं, तो अगेन मैं उन दोनों को साथ साथ ही निपटाऊंगा। तो जो ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर में आपको एक्चुअल एग्जाम देना है, इज इट पीसीएम और सीपीएम, या फिर फिजिक्स के एससीक्यू, फिर केमिस्ट्री के एससीक्यू, फिर मैथ्स के एससीक्यू, फिर फिजिक्स के इंटीजर, फिर केमिस्ट्री के इंटीजर, फिर मैथ्स के इंटीजर, जो भी आपकी सीक्वेंस होगी वो इस बात पर डिसाइड होगी कि आप कैसी परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस कैसी है, उस परफॉर्मेंस को साइड बाय साइड लिखते हुए जरूर चलें। ठीक है। किसी बच्चे ने कहा कि सर मेरे ना इंटीजर में फिजिक्स में नंबर आते हैं और केमिस्ट्री में मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है, तो वो बच्चे क्या करेगा कि फिजिक्स एससीक्यू, फिजिक्स इंटीजर, केमिस्ट्री एससीक्यू, मैथ्स एससीक्यू, मैथ्स इंटीजर, और बड़ा केमिस्ट्री के जो इंटीजर होंगे वो बाद में ट्राई कर लेगा। तो वो राउंड 1 में करने हैं, राउंड 2 में करने हैं। ये इसका इंटेलिजेंस कब आएगा, जब आप पेपर के अंदर एग्जैक्टली लिख पाओगे कि कितने परसेंट मार्क्स मेरे किस किस सेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो पूरे पेपर को 6 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, फिजिक्स एससीक्यू, केमिस्ट्री एससीक्यू, मैथ्स एससीक्यू, फिजिक्स इंटीजर, केमिस्ट्री इंटीजर, मैथ्स इंटीजर, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाल लीजिए। परसेंटेज बेटा इसलिए क्योंकि एससीक्यू का और इंटीजर का वेटेज ऑफ कोर्स बराबर नहीं होता ना, इसलिए। और देखिए कि यार कहां पर आपकी परफॉर्मेंस कमजोर है, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस कमजोर है उसको आप हल्का फुल्का जब पेपर को अटेम्प्ट करते हो, उसको सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो उसके अंदर हल्का फुल्का इस इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेटा एक्यूरेसी जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। हालांकि बेटा अपनी ऐप के ऊपर एक्यूरेसी आपको वैसे दिख जाएगी, बट आप अलग से एक बार एक्यूरेसी को जरूर लिखिएगा। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कितने सही किए, करेक्ट किए, अपॉन कितने अटेम्प्टेड हैं, टोटल नहीं, जो अटेम्प्ट किए हैं उनमें से कितने सही हैं, बेटा मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट से मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कहूं कि लेट से बेटा 75 क्वेश्चंस थे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 50 सवाल ही अटेम्प्ट किए, और उन 50 सवालों में से 40 सवाल जो है आपने करेक्ट कर दिए, और 10 सवाल बड़ा आपने लेट से गलत कर दिए। तो एक्यूरेसी जो होगी बड़ा आपके पास होगी दैट विल बी 40/50 बड़ा मल्टीप्लाइड बाय 100। नीचे 75 नहीं आएगा, बड़ा नीचे जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो, और हमारे पास जो एक्यूरेसी बड़ा आपके पास वो लगभग लगभग 80% के आसपास आ गई है। आइडियली मेरे हिसाब से एक्यूरेसी जो है वो 90% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ऑल्दो बेस्ट तो ये होगा कि एक्यूरेसी 95% से ज्यादा होनी चाहिए, बट फिर भी 90% से अगर ऊपर एक्यूरेसी है, इट मींस दैट एवरीथिंग इज फाइन। मुझे ऑफ कोर्स एक्यूरेसी और लगातार इंक्रीज करनी चाहिए, है ना, बट 90% के ऊपर है तो इसका मतलब मामला सही है।
लेकिन अगर एक्यूरेसी किसी भी तरीके से अगर आपकी 80% से अगर कम है, 80% से बड़ा अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, तो मान के चलिए कि सिचुएशन बड़ा बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर उस केस में आपको पेपर को और बेटर तरीके से एनालाइज करना चाहिए। फिर उस केस में आपको थोड़े बहुत और अलग स्टेप्स भी लेने चाहिए। मैं एक बहुत ही अच्छा स्टेप बताता हूं। जिस किसी बच्चे की एक्यूरेसी 80% से अगर नीचे हो, वो कम से कम 3-4 पेपर लगातार ऐसे दे जिसके अंदर वो ये सोच के जाए कि मुझे एक भी सवाल गलत नहीं करना। भले ही मेरे ओवरऑल नंबर कम आ जाए, भले ही मेरी रैंक खराब हो जाए, बट मैं सिर्फ और सिर्फ वही वाले सवाल करूंगा जो मेरे को ढंग से आते हैं। कम से कम अगले 3 या 4 पेपर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअल एग्जाम में ऐसे करना है, लेकिन आपको 3 या 4 पेपर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं इन 3-4 पेपर के अंदर कोशिश करता हूं कि मैं एक भी सवाल गलत ना करूं, एक भी सवाल में गैस ना मारूं, एक भी सवाल में तुक्का ना मारूं, और बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सिर्फ और सिर्फ वही वाले सवाल करूं जिसमें बिल्कुल श्योर हूं कि मेरा आंसर सही है। बस हो सकता है कि ऐसा करने से आपके जितने नंबर आ रहे थे उससे कम आ जाए, दैट इज फाइन। ये तो एक एक्सरसाइज है। लगातार 3 या 4 पेपर तक ऐसे करो। जैसे आप करोगे, आपका फिर एक दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चीज सेट हो जाएगी कि मेरे को सवाल चूज कैसे करने, क्योंकि उन 3-4 पेपर के अंदर आपके अंदर ये चीज इननेटली बेटा आपके अंदर इनबिल्ट हो गई है कि सवालों को चूज कैसे करना है। जो सवाल मेरे को पहले से आते हैं, जो सवाल मेरे को पहले से देखे हुए हैं, उनको किस तरह से छांटना है। और ये जो छांटने वाली जो कला है, फिर आप जब वापस में जब प्रॉपर तरीके से पेपर करोगे, तब आपके अंदर ये वाली कला आपको हेल्प करेगी। तो जिस किसी बच्चे की एक्यूरेसी 80% से कम है, वो कम से कम 3 या 4 पेपर के अंदर बिल्कुल ही मान के चलें कि यार मेरे को पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से करना है। भले मेरा रैंक खराब हो जाए, नंबर खराब हो जाए, मेरे को घर वाले गालियां दे दे, लेकिन मुझे कोई गलती नहीं करनी है। मेरे सारे के सारे सवाल, भले मैं रोज 50 सवाल करता हूं, इस पेपर में सिर्फ 30 करूंगा, लेकिन 30 की 30 सही होनी चाहिए। सिर्फ 3 या 4 पेपर में ऐसे करना है। उसके बाद जैसे आप करते थे वैसे ही करते रहो, आपकी एक्यूरेसी अचानक से ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी और आप खुद ही बोलोगे हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, तो बड़ा वाली बात को ध्यान रखना है। लेकिन करना किसके लिए, किस बच्चों को करना है, जिसके 80% से नंबर कम आ रहे हो, सॉरी बेटा 80% से कम एक्यूरेसी हो, सिर्फ उसी बच्चे को करना है। बाकी बच्चे बेटा जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जैसे ही आपने ये एक्यूरेसी वगैरह चेक कर लिया, नंबर वगैरह चेक कर ली, उसके बाद पेपर को रीअटेम्प्ट करें। रीअटेम्प्ट के अंदर ऐसा नहीं कि सारा का सारा पेपर वापस करना है। बेटा पूरा एनालिसिस 2-3 घंटे का है, पूरा पेपर वापस से नहीं करना। पेपर में सिर्फ उसे 3 ही तरह के सवाल बेटा आपको वापस से करने हैं। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उनको वापस से करें, जो बड़ा आपने सवाल गलत किए हैं उनको वापस से करें, जो सवाल आपने सही किए हैं लेकिन तुक्का मारा है, इन सवालों को आप वापस से कीजिए। और ये सारे के सारे सवाल जो ना वो बड़ा बिना सॉल्यूशन देखे वापस करने हैं, बिना सॉल्यूशन देखे वापस करने। एंड अगेन बिलीव मी, आपको पता लगेगा कि 75 में से अगर आपने 50 सवाल सही कर लेते और 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने गलत किए या फिर आपसे छूट गए, इन 25 में से भी बिना सॉल्यूशन देखे बस आपको पता है कि ये वाला सवाल मैंने गलत किया है, पता आपको पहले से कि यार ये वाले 25 क्वेश्चन मैंने गलत किए। जब आपको पता होता है कि आपने ये वाला सवाल गलत कर रखा है, तब आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। फिर आपका दिमाग इस तरह से काम करता है कि यार मैंने उस टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ की, और फिर आपको अच्छा लगता है कि अरे 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 वहां पर तो है ना एंगुलर टर्म कंजर्व कर दिया। एंगुलर टर्म तो कंजर्व कर ही नहीं सकते हैं, पर तो एक्सटर्नल टॉर्क है। ओ हो मैंने तो बीटा माइनस टीके का है ना फॉर्मूला लगा दिया, तो बीटा प्लस टीके का फॉर्मूला लगेगा। जो भी तुम्हारे दिमाग में बड़ा बात होगी ना, वो फटाक से क्लिक कर जाएगी। और सॉल्यूशन देखने पर कोई चीज क्लिक करती है या अपने आप जब बात क्लिक करती है, दोनों में डिफरेंस है। सॉल्यूशन देखने पर जो बात क्लिक करती है वो दिमाग में उतने बेटर तरीके से फिट नहीं बैठती जितने खुद सोचने पर बड़ा फिट बैठती है। ऐसे इसलिए सारे के सारे पेपर को बड़ा वापस से खुद ट्राई कीजिए। सारे के सारे को नहीं, बड़ा सिर्फ 3 तरह के सवाल को वापस से ट्राई कीजिए। और इन सवालों को जब आप ट्राई करोगे, आपको बड़े आराम से नजर आ जाएगा कि हाँ यार आपने उन 25 में से 12 या 13 सवाल खुद कर लिए हैं। और वो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो 12-13 सवाल में आपने वहां की थी और अब नहीं कर रहे हैं, वो दिमाग में बेटर तरीके से फिट बैठेंगी। बल्कि उनके लिए तो कुछ लिखने विखने भी ऐसा आवश्यकता नहीं, आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगी कि यार मैंने एक्चुअल एग्जाम में वाली गलती की थी और अब मेरे से ये बन गई है। ठीक है, आगे चलते बेटा। उसके बाद जो बाकी सवाल बच गए जो आपसे अभी भी गलत हुए, उनके बेटा टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, वीडियो सॉल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए और उसको बड़े आराम से वापस से सॉल्व कीजिए। टेक्स्ट सॉल्यूशन देखकर छोड़ना नहीं है, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखकर पूरा सॉल्व करना है। एक आप एरर कॉपी बना सकते हो और उस एरर कॉपी के अंदर आप उन सवालों को जो खास तौर से आपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद में गलत हुए, उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन देख के उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। ये जो सवाल आपसे बेटा गलत हुए, इनके अंदर आप क्लासिफाई कीजिए कि आपसे कौन सी गलतियां हुई हैं। मैंने बेटा कुछ क्लासिफिकेशंस लिख रखे हैं, कोशिश कीजिए कि आप इनमें से किसी न किसी क्लासिफिकेशन के अंदर आप उस सवाल को डाल सको। ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन लिखे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे फॉर्मूला नहीं याद, मुझे पता ही नहीं है कि जना कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं। उसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं m इंटू आर क्रॉस VCM
प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, ये फॉर्मूला है और ऑफ कोर्स दोनों को हम वेक्टरली जोड़ेंगे, तो फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है। मुझे पता ही नहीं कि रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बट मुझे पता ही नहीं कि डिस्क के कारण है ना एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बड़ा सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ये वाला सवाल मुझसे इसलिए नहीं हुआ कि फॉर्मूला याद नहीं है। तो बड़ा सबसे पहला तो ऑफ कोर्स आपको क्लासिफिकेशन में ये वाला पॉइंट है। जैसे आपको पता लग गया कि हाँ ये वाला करंट था, उस फॉर्मूले को बड़ा 5 बार लिखो और लिखते वक्त जोर जोर से बड़ा बोलकर लिखो। रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्यू है ऑफ कोर्स रिंग का चार्ज, एक्सिस है बड़ा ऑफ कोर्स सेंटर से एक्सिस पर दूरी, और आर है रिंग का रेडियस। अगेन दूसरी बार लिखो, तीसरी बार लिखो, चौथी बार लिखो, 5 बार लिखो, और 5 बार लिखते वक्त बोलो जोर जोर से, ठीक है, बड़े आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट कि क्या इस सवाल के अंदर कोई कॉन्सेप्चुअल इशू था। बट अगर कॉन्सेप्चुअल इशू था तो उसे लिखो कि हाँ भैया ये कॉन्सेप्चुअल इशू था। कॉन्सेप्चुअल इशू किसको कहेंगे? कॉन्सेप्चुअल इशू बड़ा जैसे मैंने कहा कि है ना पूरे के पूरे सिस्टम पर कोई इंपल्सिव फोर्स था और आपने मोमेंटम कंजर्व कर दिया, ये कॉन्सेप्चुअल इशू है। सवाल में कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क था और आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, गलती है। सवाल के अंदर इनइलास्टिक कोलिजन था और आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दिया, कॉन्सेप्चुअल इशू है। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं, है ना। आपके पास जो सवाल था बड़ा उसके अंदर लेट से कि है ना जो एक चार्ज था उसके चारों तरफ बड़ा कोई गॉसियन सरफेस नहीं थी, थोड़ी जगह खाली थी, फिर भी आपने फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अरे भाई चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो तब लिखते हैं तो पूरा एनक्लोज्ड हो, तो ये कॉन्सेप्चुअल इशू है। तो जो कॉन्सेप्चुअल इशू है बड़ा आप उसको लिखो कि यार ये वाला कॉन्सेप्चुअल इशू था, ये वाला कॉन्सेप्ट या तो मेरे को आता नहीं था या उस टाइम मेरे को क्लिक नहीं किया। उस कॉन्सेप्चुअल इशू को लिखें कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट था और राइट डाउन करें कि व्हाट आई मेड द मिस्टेक। There was perfectly inelastic collision and I conserved the total mechanical energy of the system. I'm so stupid. लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन मिस्टेक। बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन और रूट, ऐसे सवालों में ऐसी कोई मिस्टेक अगर कर रहे हो तो बड़ा ये सारे कैलकुलेशन मिस्टेक के अंदर ही आएंगे, ठीक है। कई सवाल ऐसे बड़ा ऑफ कोर्स है ना जेई के अंदर तो पूछते रहते हैं रूट ऑफ 15/7। आज बड़ा मैं पीवाईक्यू एक्सप्रेस सॉल्व कर रहा था, एक जगह रूट 15/7 आ रखा था। अब बच्चे को रूट निकालना नहीं आ रहा, ना तो 15 का रूट निकालना रहा ना 7 का रूट निकालना रहा। तो यार कम से कम उसको आइडेंटिफाई करना है कि रूट वाला मेरे से सवाल नहीं बन रहा। रूट वाला अगर सवाल नहीं बना तो रूट निकालना कौन सीखेगा? बेटा तू सीखेगा और कौन सीखेगा? तो रूट निकालना तुम्हें सीखना पड़ेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़ा आपको लगातार सीखने पड़ेंगे। सर मैंने वेक्टर को स्केलर की तरह जोड़ दिया है, फिर स्केलर को वेक्टर की तरह जोड़ दिया, सर क्या वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक में आएगा? नहीं बेटा, वो आपकी केयरलेस या सिली मिस्टेक में आएगा। मैं पहले से बोल दूं, वेक्टर को स्केलर की तरह जोड़ना, स्केलर को वेक्टर की तरह जोड़ना, ऐसी स्टुपिडिटी अगर आपने की है तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ये सिली मिस्टेक है। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन और रूट निकालना अगर है, स्क्वायर करना ऐसी कोई चीज है, तो ये आपके सारे कैलकुलेशन मिस्टेक के अंदर आएंगे। जैसे आपको पता लग जाए कि आपके कैलकुलेशन मिस्टेक वाला सेक्शन बहुत बड़ा है तो इसका मतलब यह कि आपको बहुत सारे बेटा कैलकुलेशन वाले सवाल आपको लगातार करने पड़ेंगे। जिन बच्चों को रूट निकालने नहीं आते बेटा वो लगातार रूट निकालकर एकदम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, 20-30 रूट लिख लें और बेटा उनको लगातार निकालते हैं। रूट ऑफ है ना 38 कितना होगा बेटा, फिर रूट ऑफ लेट से 45 कितना होगा, खूब सा रूट लगातार निकालते रहे। नेक्स्ट इज बेटा सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। सिली मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक के अंदर बड़ा मैं एक एग्जांपल मैं दे चुका, वेक्टर को स्केलर की तरह, स्केलर को वेक्टर की तरह। अगर आपने यूनिट में कोई इशू किया है ना, सवाल बड़ा ऑफ कोर्स है ना सब कुछ एसआई यूनिट में सॉल्व करना था, एक वैल्यू उसने सीजीएस में दे रखी थी और सीजीएस वाली वैल्यू आपने बिल्कुल वैसे की वैसी लिख दी और बाकी सारे यूनिट आपने एसआई यूनिट लिख दी, ऑफ कोर्स आंसर गलत आएगा। तो यूनिट की गलती है, ये किस में कौन कंसीडर होगा? ये ऑफ कोर्स बड़ा सिली मिस्टेक और केयरलेस मिस्टेक में आपका ही कंसीडर होगा। किसी ने अगर लैंग्वेज पढ़ने में अगर इशू आया है बेटा तो वो भी मोस्टली बेटा आपका सिली मिस्टेक में आएगा। लैंग्वेज में गलती क्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट को विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पढ़ते हैं। पूछते हैं कि किस किस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बच्चा पढ़ लेता है किस किस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो अगर लैंग्वेज पढ़ने में अगर इशू है तो वो भी इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज बेटा वो केयरलेस मिस्टेक के अंदर ही आपके पास आएगी। तो यूनिट की अगर आपने कोई गलती की है ना, बेटा वेक्टर को स्केलर की तरह, स्केलर को वेक्टर की तरह जोड़ने में अगर कोई गलती की है तो बेटा यहीं पे आएगा। और अगर बेटा मान लो कि आपने कोई कहीं पर बड़ा कोई कोमा फुल स्टॉप का कोई इशू आ गया बेटा, लेट से कि आपके पास, मैं सिली मिस्टेक बताता हूं, जैसे मान लो कि लेट से कि सॉल्व करते करते एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 50 और सवाल है मुझसे पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x/10, तो ऑफ कोर्स आंसर क्या आना चाहिए? 5।
इंटीजर सवाल था और सॉल्व करते 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 x इक्वल टू 50 आ गया। अरे ये तो इंटीजर आ गया, फटाक से बच्चा 50 लिख देता है। लेकिन वो पूछ रखा है x/10 की वैल्यू कितनी, तो आंसर क्या लिखना चाहिए था, 5 लिखना चाहिए था। ये किस में आएगा, सिली मिस्टेक के अंदर इसको अपन कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगेन बेटा इसको आइडेंटिफाई करें कि आप कौन से सिली मिस्टेक है। अगला है बेटा ऑफ कोर्स टाइम के प्रेशर के कारण अगर आपने कोई सवाल गलत किया है तो उसको बेटा आइडेंटिफाई करें। हालांकि टाइम प्रेशर के अंदर जो सवाल आप गलत करते हो, रश्ड आंसर लिखते हो, वो बेटा अक्सर सिली मिस्टेक के साथ सबसेट टाइप बना लेते हैं, बट फिर भी आप ना हल्का फुल्का आइडेंटिफाई उसको कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल वाइल्ड गैस किया, इंटेलिजेंट गैस नहीं, वाइल्ड गैस किया। इंटेलिजेंट गैस तो ये होगा कि हाँ यार थीटा को एक बार 30 रख के देख लिया, एक बार 45 रख के देख लिया, एक बार 90 रख के देख लिया, और 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन ना हमारे ओमिट हो गए, एक ऑप्शन बैठा। ये तो इंटेलिजेंट गैस है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से ना उनके सबके डायमेंशन अलग अलग थी, जो चीज पूछ रखी थी उसके डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रही थी। ये गैसिंग नहीं है, ये तो इंटेलिजेंट गैसिंग है, ये तो चलता है। चलता क्या, यही होना चाहिए। लेकिन कोई बच्चा बिल्कुल रैंडम कि यार मैं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसा कर रहा हूं, ये वाइल्ड गेसिंग अगर है, और वो भी इसलिए कि अच्छा मैंने सोचा था कि इस पेपर के अंदर इतने नंबर तो आने ही चाहिए तो मुझे लगाने पड़ेगा वगैरह वगैरह, ऐसा अगर कोई बच्चा अगर सोच रहा है तो वो दिक्कत में फंसेगा। तो अगर किसी ने अगर वाइल्ड गेसिंग की है और अननेसेसरी अगर रिस्क लिया है तो इसको भी वो आइडेंटिफाई करें, क्लासीफाई करें कि हाँ इसमें मैंने गैस किया था और गैस करने का मेरा आंसर गलत आया, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। इससे फिर सीख मिलती है कि मुझे अगली बार ऐसे अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है। पेपर में पहले से सोच के नहीं जाना है कि यार इसमें तो इतने नंबर चाहिए होंगे तो मुझे कम से कम 3 सवाल तो कम मारना ही पड़ेगा। ये सब फालतू बातें हैं, जैसे पेपर आ रहा हो उसको उसके मेरिट के हिसाब से ही करना चाहिए। ऑफ कोर्स बेटा एक और लिख सकते हो, लैक ऑफ टाइम। हालांकि बेटा लैक ऑफ टाइम और टाइम प्रेशर बेटा एक ही है, मैं इसको मिटा ही देता हूं ना। ठीक, आगे चलते बेटा। जो भी आपके बेटा सवाल गलत हुए हैं और अनअटेम्प्टेड हैं उनको आप टॉपिक वाइज ब्रेक करें। टॉपिक वाइज बेटा ब्रेक करें, उसमें 2 चीजें लिखें। एक तो सेक्शन कि ये सवाल मैकेनिक्स का है, ये सवाल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है, ये सवाल वेव्स का है, ये वाला सवाल ऑप्टिक्स का है, ये वाला सवाल थर्मो का है, ये वाला मॉडर्न फिजिक्स का है। ऐसे आइडेंटिफाई करें। फिर उसके अंदर सब ब्रेक करें कि किस चैप्टर का सवाल है। ओहो मैकेनिक्स का है फ्रिक्शन का, मैकेनिक्स का है वर्क पावर एनर्जी का, उसे क्लासिफाई करें कि यार ये सवाल किस चैप्टर का है, सॉरी किस सेक्शन का है, सेक्शन में किस चैप्टर का है, इसको आइडेंटिफाई करें। अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें और आप यह पता करें कि आपके 80% गलतियां कौन से चैप्टर से आ रही हैं। और गलतियां सिर्फ कौन सी बेटा, चैप्टर वाइज जो आप गलतियां ढूंढ रहे हो ना उसमें सिर्फ और सिर्फ पहली 3 जो गलतियां है ना, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। अरे भाई मान लो कि लेट से कि कोई है ना सिली मिस्टेक होगी इलेक्ट्रो के सवाल की, उसको यहां कंसीडर नहीं करना है। गलतियां सिर्फ उसे कौन सी कंसीडर करनी है इन इन इस ये 80% फाइंड आउट करने के अंदर। अगर कोई फॉर्मुला याद नहीं है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है और कैलकुलेशन मिस्टेक है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा आइडेंटिफाई करे कि यार मॉडर्न फिजिक्स के सवाल बहुत सारे गलत हो रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हो रहे हैं। अरे कितनी अच्छी बढ़िया शानदार बड़ा तेरे को इंसाइट मिली है। इसका मतलब मुझे मॉडर्न फिजिक्स के कैलकुलेशन वाले सवाल बहुत ज्यादा करने हैं और अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा उनसे काम चल जाएगा। तो ये पहली 3 जो गलतियां हैं, सिर्फ पहली 3, नीचे वाली 3 नहीं बेटा, ये पहली वाली जो 3 गलतियां हैं ये पता करो कि किन किन चैप्टर से सबसे ज्यादा हो रही हैं। और ये पता करो कि 80% ऑफ दीज फर्स्ट 3 मिस्टेक्स जो है ये किन किन चैप्टर से हैं। उन चैप्टर के साथ आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, चाहे उनके फॉर्मूला याद करने में, चाहे उनके कॉन्सेप्ट्स को बेटर करने के अंदर, और चाहे बेटा उसकी कैलकुलेशन को और बेटर करने में। कई सवाल कई चैप्टर्स के अंदर कैलकुलेशन ही सब कुछ है। थर्मो के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन अच्छे सवाल पूछ लेते हैं, है ना, खास तौर से बेटा वो वाले सवाल नहीं होते, क्या कहते हैं बेटा, मीन फ्री पाथ, है ना, या फिर बेटा क्या कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या फिर बेटा क्या कोलिजन टाइम कांस्टेंट वगैरह, इस तरह के सवाल पूछते हैं। उसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन होती है। वो कैलकुलेशन में अगर सवाल फंस रहे हैं इसका मतलब बेटा हमें उनके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कि पहले 3 सेक्शन में जो मोस्टली गलतियां हैं, मोस्टली मतलब बेटा रफली 80% ऑफ गलतियां ये किन किन चैप्टर्स की हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाइट है, इनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगला बड़ा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट का एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट में अगेन आपके पास 2 पॉइंट हैं। पहला ये कि आपने करेक्ट जो क्वेश्चंस किए हैं उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके साथ आपने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। अगर और इसको ये जो आप इंसाइट कर रहे हो बेटा परसेंटेज ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन द अनआंसर्ड और रॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसको अलग से लिख लो कि मैंने जेई मेट्स के पहले पेपर के अंदर अनआंसर्ड और रॉन्गली क्वेश्चन डन के ऊपर मैंने लगभग फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स के आसपास का टाइम स्पेंड किया। फिर चेक करो कि अगले जेई मेट्स के 2 में कितना टाइम स्पेंड किया, फिर अगले में कितना किया, फिर अगले में कितना किया, फिर अगले में कितना किया, और इनको फिर कंपेयर करो। किसी और से कंपेयर नहीं करो, खुद से कंपेयर करो सबसे पहले तो ना, टॉपर से बड़ा बाद में कंपेयर करना, पहले खुद से कंपेयर करो। क्या ये वाला समय लगातार घट रहा है, इट मीन एवरीथिंग इज फाइन। और अगर ये वाला लगातार समय अगर लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब मैं सवाल छांटने के अंदर कमजोर हूं।
मैं ऐसे सवालों पर टाइम लगा देता हूं जो या तो मैं आखिर में कर नहीं पाता, और अगर करता हूं तो मेरे से गलत हो जाते हैं। और मैंने कहा ना कि इसको ठीक करने का बेस्ट तरीका क्या है कि बीच में 3 या 4 पेपर ऐसे दीजिए जिसके अंदर आपका अल्टीमेट टारगेट ही ये हो कि मैं एक भी सवाल गलत नहीं करूंगा, भले ही छूट जाए वो चलेगा, लेकिन एक भी गलत नहीं करूंगा। फिर उस केस में आपको सवाल छांटने की जो कला है ना वो बड़े आराम से आपको आ जाएगी। और ऐसे केस में ये जो बड़ा आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको पेपर को और बेटर तरीके से टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी। दूसरा है बेटा टाइम मैनेजमेंट में अपना स्टेमिना जरूर चेक करें। बेटा स्टेमिना अपनी अगेन कंपटीशन की जो ऐप होगी ना उसके अंदर आप जब भी टेस्ट दोगे 180 मिनट को बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा। 45 45 45 45 मिनट्स के 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा होगा। पहले 45 मिनट्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, दूसरे में कितनी है, तीसरे में कितनी है और चौथे में कितनी है। अगर आपको लगातार ऐसा पता लग रहा है कि लास्ट के 45 मिनट्स के अंदर आपकी परफॉर्मेंस लगातार डिक्रीज हो रही है, खराब जा रही है, इसका मतलब आपके पास 3 घंटे बैठने के लायक स्टेमिना नहीं है। फिर उस केस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो घर पे प्रैक्टिस करते हो उसमें कम से कम एक 3 या 3.25 घंटे का स्लॉट आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इस 3.25 घंटे के अंदर तो मुझे लगातार बैठकर पढ़ना ही पढ़ना है, उठना ही नहीं मेरे को, है ना। वॉशरूम अगर जाके आना तो पहले वॉशरूम जाके आ गया, अब 3.25 घंटे बैठूंगा 3 या 3 मेरे को बैठूंगा उसके बाद ही उठूंगा। और इस 3.25 घंटे के अंदर कोई रिवीजन नहीं करूंगा, है ना, कोई चीज याद नहीं करूंगा, सवाल करूंगा सवाल करूंगा सवाल करूंगा सवाल करूंगा। फिर बड़े आराम से आपका जो स्टेमिना है ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और खास तौर से बेटा 9 से 12 और बेटा 2:30 से 5:30 के आसपास जो टाइम स्लॉट है उनमें कोशिश कीजिए कि आप ये 3 घंटे का टाइम स्लॉट निकाल पाओ, डिपेंडिंग ऑन द क्लासेस आपकी बेटा किस टाइम पर लगती है। आई होप बेटा सारे के सारे बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा बात आपको और बोल देता हूं। ये जो आप लगातार बेटा ये वाला काम कर रहे हो ना बेटा, कौन सा कि रॉन्गली आंसर्ड और अनआंसर्ड वाला, इसका इंसाइट अगर आपको एक बार मिल गया तो फिर आप पेपर अटेम्प्टिंग के अंदर एक बहुत ही ऑब्वियस चीज आपको लगानी है, और वो ये है कि पेपर को आपको राउंड 1 और राउंड 2 में करना है। अगर आपका बहुत ज्यादा समय अनआंसर्ड और रॉन्गली डन क्वेश्चंस में अगर जा रहा है और स्टेमिना अगर आपका कमजोर है तो आपको पूरे के पूरे पेपर को राउंड 1 और राउंड 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राउंड 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो वाले सवाल करेंगे जो मैंने पहले से देख रखे, जो मैंने पहले से कर रखे हैं, जो मेरे को पहले से आते हैं, बस। कोई भी सवाल फ्रेश है, कोई भी सवाल न्यू है, फटाक से छोड़ दिया, पढ़ के ही छोड़ दिया। हो सकता है कि ट्राई करूं तो हो जाएगा, लेकिन बाद में करूंगा। राउंड 1 के अंदर उन 75 क्वेश्चंस के अंदर वो वाले सवाल छांटने हैं जो मैंने पहले से कर रखे हैं, अपने पेन से कर रखे हैं, या मैंने क्लास में देख रखे हैं, या मैंने उसको सोल्यूशन देख रखा है, या मेरे को आता है, मैं बिल्कुल श्योर हूं। उन 75 क्वेश्चन में से पहले राउंड के अंदर सारे वो वाले सवाल कर लो जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, और जब वो सारे सवाल हो गए फिर राउंड 2 पर आओ। तो ये वाली इंसाइट भी बेटा कहां से मिलेगी? ऑफ कोर्स बेटा आपने जो टाइम स्पेंड किया और जो स्टेमिना है उससे आपको ये वाली इंसाइट मिलेगी। नेक्स्ट इज बेटा ऑफ कोर्स एक्शनेबल इंप्रूवमेंट प्लान। बेटा क्या क्या आपको प्लान, जैसा मैंने सारा एनालिसिस कर लिया, अब एग्जैक्टली करना क्या है? हालांकि मैं हर पॉइंट के साथ साथ बोलता हूं, बट लेट मी समराइज ना। सबसे पहले बेटा जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो मैंने आपको कहा, उनको लगातार रिवाइज करें, रेगुलरली रिवाइज करें, जब जब मौका मिले रिवाइज करें। रिवीजन में बेटा बहुत ज्यादा डीप डाइव ना करें, ऊपर ऊपर से अगर फॉर्मूला देखोगे तब भी आपको लगातार चलेगा। बेटा ट्राई डिफरेंट ऑर्डर ऑफ डूइंग पेपर। जैसे मैंने कहा कि पेपर में पीसीएम सीपीएम, बेटा कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने पर आपको पता लगेगा कि यार ये वाला ऑर्डर मेरे लिए काम नहीं कर रहा। दैट इज अ गुड इनसाइट। कोई बच्चा कहता है मैंने एमपीसी ट्राई किया और मेरे नंबर से भयंकर तरह से घट गए, तो इसका मतलब बुरी बात थोड़ी है, पता लग गया ना कि एमपीसी नहीं करना। जो ऑर्डर आपके लिए बेस्ट काम कर रहा है वो कब पता लगेगा? जब आप एनएफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप अलग अलग ऑर्डर के साथ कर लोगे। बेटा जिस बच्चे को पता लगेगी मेरी कैलकुलेशन खराब है, बेटा वर्क ऑन कैलकुलेशन। किसी बच्चे को रूट निकालना नहीं आता है ना, तो बड़ा वो खूब सारा रूट लिख ले और उसको सॉल्व कर ले। कोई बच्चा कहता है मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह में दिक्कत आ रही है, मॉडर्न फिजिक्स फॉलो मुझे दिक्कत आ रही है, तो बड़ा अगेन मॉडर्न फिजिक्स के खूब सारे सवाल लीजिए और आखिर में आंसर तक निकालिए। ये मत छोड़िए कि हाँ यार इसका कैलकुलेशन में कर लूंगा, सारे कैलकुलेशन खुद कीजिए। जब भी बेटा आपसे सवाल जो गलत हो, जो आपसे बेटा नहीं बन रहे हो, आप अपने बेटा टीचर से डिस्कस कीजिए, उनसे पूछे कि सर ये वाला सवाल मेरा गलत क्यों हुआ, मैंने कहाँ मिस्टेक की। अपने पीयर से और अपने मेंटर से बेटा लगातार डिस्कस करते रहिएगा। एक टेबल जरूर बनाइए हर सब्जेक्ट के अंदर बेटा आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, आपके बेटा मॉडरेटली बेटा कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग कौन से। जो टॉपिक सबसे ज्यादा वीक है बेटा उसके अंदर क्या करना है बता देता हूं। सबसे पहले बेटा उसको सी क्यूब से वापस से पढ़ो। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं बेटा वो सी क्यूब से पढ़ें। जो बच्चे बेटा बाकी बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं बेटा वो क्या करें कि कोई भी है ना ऐसा मतलब ऐसा कुछ तरीके से पढ़ें कि पर चैप्टर लगभग 3 घंटे के अंदर काम निपट जाए, और उसको आप बेटा 1.5x पे 1.25x पे पढ़ सकते हो। तो कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं वो सी क्यूब से फटाक से पढ़ लें और रिवाइज करें अपने प्रॉपर नोट्स को।
प्रॉपर नोट्स मतलब प्रखर का बच्चा तो प्रखर से करें, प्रवीण का बच्चा तो प्रवीण के नोट्स से पढ़े। तो नोट्स किसके पढ़ने हैं? प्रखर या प्रवीण के। लेकिन रिवीजन वीडियो कौन सा देखना है? वीडियो बड़ा ऑफ कोर्स ना प्रखर प्रवीण का देख नहीं पाएगा, तो किससे देखिए? सी क्यूब का बड़ा वीडियो देख ले 1.25x पे 1.5x पे, लेकिन सिर्फ उन टॉपिक्स का जिसके अंदर वो भयंकर तरीके से वीक हैं। जो बड़ा बाहर के बच्चे हैं वो बड़ा अपने जिस इंस्टीट्यूट के अंदर वो पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा वहां पर वो अगेन अपने जो लेक्चर नोट्स बना रखे हैं उसको बढ़िया से रिवाइज करें और पीवाईक्यू लगाओ, जितने लगा सकते हो ना बड़ा उतने लगाओ। 19 से लेके 25 तक के आपको जितना टाइम परमिट करे उतने सवाल कीजिए। 70 कीजिए, 80 कीजिए, 25 कीजिए, जितना आपको टाइम परमिट करता हो बेटा उतने सवाल आप कीजिए। जो आपके बेटा मॉडरेटली पेपर डन है ना, उनको मैं क्या कहूंगा कि बेटा उनके अंदर आप फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स बनाओ फटाफट। और वो शॉर्ट नोट्स जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं बेटा वो तो क्या करना कि चैंप का लेक्चर स्टार्ट करना, 1.5x पे लगाना और चैंप वाले नोट्स को एक बार लिख लो, बस बहुत हो गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट बेटा जो सेलेक्टेड पीवाईक्यू वाली बुक आपके पास होगी सिर्फ और सिर्फ उसके सवाल कीजिए, और उसके अंदर भी सारे सवाल ना करना चाहो तो जो सवाल आपसे बेटा पहली बार में गलत हुए थे वही कर लो, इट वुड बी एनफ। जो बड़ा आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, उसमें अगर आप क्लास नोट्स अगर रिवाइज ना भी करो बिल्कुल चलेगा। आप बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के अंदर भी थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन आप ले सकते हो, खास तौर से जो 2004 से लेकर 25 के बीच में एडवांस के एससीक्यूज हैं। किसके बेटा? एडवांस के एससीक्यूज हैं। अगर आप वो ट्राई करना चाहो तो वो ट्राई कर सकते हो, वो आपको थोड़ा सा और है ना थोड़ा सा पुश आपको देंगे। ये सब में नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बड़ा जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है और आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उसके अंदर बड़ा एडवांस के एससीक्यूज आप कर सकते हो। मैंने बेटा सारी बातों को समझा दी है। फिर भी किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई बात हो तो बड़ा लिखना, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैंने ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ किस तरह से पेपर को एनालाइज करना है उसके बारे में बनाया है। मैंने इसमें यह डिस्कस नहीं किया कि पेपर करना कैसे। आई विल ट्राई सम डे कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं, और पेपर से पहले रिवीजन कैसे करना है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। मैं कल या परसों इस तरह का वीडियो बना के आपको दूंगा, एंड जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट भी करें, सिर्फ उसे देखे नहीं, उसको इंप्लीमेंट करें। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अगर बेटा आप सारे अगर इंप्लीमेंट करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि आप बहुत ही अच्छा कर जाओगे अगले 3-4 महीने के अंदर ही। और अगर एक बार आपका जनवरी अटेम्प्ट अगर अच्छा चला गया तो मान के चलो कि आपका अप्रैल अटेम्प्ट भी अच्छा जाएगा अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो। अदरवाइज बेटा सारा फोकस आप एडवांस के ऊपर ही रखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।